सभी साथियों को जय हिंद। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा के पीवाई क्वेश्चन को देखेंगे। यह बुक जो है 3rd एडिशन है और बिहार दरोगा को जो फिलहाल 2023 में एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। यह परीक्षा तिथि जो 16/7/2023 को हुआ था उसका पीवाई क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि क्यों राजधानी है यूक्रेन की, स्विट्जरलैंड की, स्वीडन की, स्पेन की। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यों राजधानी है यूक्रेन की और यहाँ की मुद्रा जो है रिवेनिया है। और कुछ देश दिया गया है और उसकी राजधानी और मुद्रा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है कहाँ है, बर्न है और यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और यहाँ की मुद्रा है कोरोना। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और मुद्रा पेसेटा है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और मुद्रा है ल्यू। हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट है और इसकी मुद्रा है फ्लोरेंट। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? खान बहादुर या अजीमुल्ला खान या कुंवर सिंह या बख्त खां। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के जमींदार थे और 1857 के दौरान जो विद्रोह हो रहा था वो जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह एक असंतुष्ट जमींदार थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है या पराबैंगनी विकिरणों को वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है या बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं या अन्य रंगों के प्रकाश बैगनी तथा नीले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रभाव की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी होता है। कितना होता है? 1.8 गुनी होता है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी जिसकी नीले रंग की छोटी तरंग दैर्घ्य होती है अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। पृथ्वी पर वायुमंडल अगर नहीं होता तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता, तब हमको आकाश कैसा दिखाई देता? तब हमको आकाश काला प्रतीत होता। ठीक है। आगे है कि लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी कैसा दिखता है? लाल रंग ही दिखता है। इस कारण खतरे के संकेत में प्रकाश के रूप में लाल रंग का ही प्रयोग होता है, क्योंकि यह जो रंग है कोहरे और धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए खतरे में इसका यूज किया जाता है। बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। किसका? बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है
तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। यह स्रोत कहाँ से लिया गया है? एनसीईआरटी की कक्षा 10 में अध्याय 11 और पेज नंबर 217 से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? संकटग्रस्त जातियां या दुर्लभ जातियां या विलुप्त जातियां या सुमेध जातियां? तो हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातिया का उदाहरण है। अब ये है सुमेध जातिया क्या होता है? तो IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातियों का उदाहरण है। सुमेध जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्ष में 50% यानी 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो तो उसे सुमेध प्रजातियों के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुमेध की श्रेणी में है, सुमेध की श्रेणी में कौन कौन आता है? तेंदुआ, एक सिंह वाला गैंडा, चीता, 4 सिंह वाला मृग, भारतीय बाइसन, समुद्री गाय, सुलोथ भालू, ये सभी सुमेध की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन सभी प्रजातियों का 10 वर्षों में 50% से अधिक कमी दर्ज की गई है। संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं, तो संकटग्रस्त प्रजाति किसे कहते हैं? तो ऐसी प्रजाति जो वनों में विलुप्त होने के खतरा बना होता है, ऐसी प्रजाति जिसका वनों में विलुप्त होने का खतरा बना होता है, इनमें वयस्क सदस्य, कौन सा सदस्य? वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है, तो वे सभी जीव संकटग्रस्त में आते हैं। जैसे में आप देखिएगा संघाई, हिरन, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा, पेंगोलिन, ये सभी संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। प्रजाति किसे कहते हैं? जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, विलुप्त प्रजाति कहलाती है। जैसे डोडो ये मॉरिशस में मिलता था, स्टीलर्स सी काऊ रूस का, और थाईलैसिन ऑस्ट्रेलिया का, तथा अफ्रीका के शेर की 3 उप प्रजातियां बाली, नामन, कैस्पियन, ये सभी विलुप्त प्रजाति हैं। एक होता है दुर्लभ प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति में संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है, ये बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई है। हम्बोसिया डेकरेंस बेड दक्षिण पश्चिमी घाट भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। ठीक है। हम्बोसिया डेकरेंस बेड दक्षिणी पश्चिमी घाट में भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। एक बहुत कम मात्रा में मिलते हैं दुर्लभ प्रजातियां। लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत में संरक्षण के प्रयास, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, इस सब को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है, इसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट। कब? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य हाथियों के आवास संरक्षण द्वारा इसकी संख्या में वृद्धि करना था। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। हंगुल परियोजना, इस परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया था। हंगुल परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार,
IUCN तथा WWF मिलकर 1970 में शुरू किया था। एक मगरमच्छ संरक्षण परियोजना था। मगरमच्छ के संरक्षण के लिए 1974 ईस्वी में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया। गैंडा परियोजना एक सींग वाले गैंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे सिर्फ भारत में पाया जाता है। गैंडा परियोजना को 1987 में शुरू किया गया। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ जिसमें गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य परियोजना 2020 से 2025 का शुभारंभ किया है। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा डिक्लोफेनेक एक दवा है जो पशुओं को दिया जाता है। इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनेक दवा से ही होती है। यह दवा पशुओं को दी जाती है और जब पशु मर जाता है और उसे गिद्ध खाते हैं तो गिद्ध को कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस डिक्लोफेनेक दवा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हेमतेंदुआ परियोजना हिमालयी राज्यों में हेमतेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया था। हेमतेंदुआ परियोजना। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। सांभर, पंचपदरा, चिल्का, डिडवाना। तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। यह उत्तरी सरकार तट यानी उड़ीसा राज्य में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खरे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है, सर्वाधिक लवणता वाली झील। अंतःस्थलीय यानी कि यह समुद्र से लगा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, सोलर सेल बने हुए होते हैं। सोलर सेल किसका बना होता है? चालक के, कुचालक के, अर्धचालक के, अतिचालक के। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धचालक के। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सोलर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटॉन की ऊर्जा प्राप्त कर चालन पट्टी में पहुंच जाता है, जिसमें संयोजकता पट्टी कहा जाता है। जिससे संयोजकता पट्टी कहा जाता है, जिससे संयोजकता में एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की ओर और छिद्र को पी क्षेत्र की ओर ले जाता है।
अतः जंक्शन के दोनों सतह पर विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं और उन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में विद्युत धारा स्थापित करता है। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है अर्धचालक कहलाता है। अर्धचालक कौन कहलाता है? ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है। स्रोत, यह स्रोत कहाँ से लिया गया है? भारतीय भवन के भौतिकी भाग 2 कक्षा 12 पेज नंबर 6 से 106 के बीच अगर आप देखिएगा तो ये सभी बात आपको मिल जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई? जब सितंबर 1939 ईस्वी में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तब जाकर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन कौन? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से जो यूरोपीय देशों का गुट बना था वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी, 78 डिग्री 30 मिनट पूर्वी या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यामियोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों में इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। और कुछ स्रोत में देखिएगा तो इलाहाबाद के नैनी भी दिया गया रहता है। आगे है, भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से गुजरती है। भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। 5 राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, वध्यवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा वधु जोड़ आगम। वधु जोड़ आगम, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1968 में या 1965 में या 1970 में या 1969 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। जब पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री थे और यह लागू हुआ था 1968 में, 29 जून 1968 को, और यह लागू था 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। और बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था, अंतिम बार। और प्रथम बार लगा था 29 जून 1968 ईस्वी को और लागू था 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक।
और अंतिम बार लगा 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। खेलों के उत्कृष्ट कोचिंग, साइबर क्राइम सेल, या आदिवासी समूहों, या उच्च शिक्षा क्षेत्र। तो प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी समूहों के विकास से संबंधित है। प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूहों के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। पीबीटीजी का फुल फॉर्म है पार्टिकुलर वुलनेरेबल ट्रिब्यूनल ग्रुप्स। जनजातीय मसलों के मंत्रालय ने पीबीटीजी के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को शामिल किया गया है। योजना के प्रावधान के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 1973 में डेवर आयोग ने आदिम जनजाति समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूहों में कम विकसित है। वर्ष 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीबीटीजी कर दिया। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसार अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? NSIL, DRDO, इन स्पेस, इसरो। तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। बेंगलुरु में स्थित है। इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्स, कोर्ट, फील्ड, एरिना। तो इसका आंसर हो जाएगा कोर्ट। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने, इस खेल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। फीबा की स्थापना 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 या 14 या 10 या 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। इसका आंसर हो जाएगा 12। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार। अनुच्छेद 12 सदस्य जो चुने जाते हैं तो किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव जिस व्यक्ति को होता है उसी को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? ब्राह्मणों को अनुदान, सैनिकों को अनुदान, या विद्वानों को अनुदान, या गरीबों को अनुदान। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को दिए जाने वाला अनुदान से था। सैनिकों को अनुदान विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। अमरम जो था सैनिकों को दिए जाने वाला अनुदान था। यह भूमि का एक बड़ा भूखंड था
जो नायकों को प्रदान किया जाता था, लेकिन इस भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था। इस भूमि से होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? प्रधानमंत्री या स्पीकर या उपराष्ट्रपति या चुनाव आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। यह कहाँ दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 85 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है? अनाईमुड़ी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी, उड़गम मंडलम? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर ऊंची है, जो प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है? कोरल का, फ्रोन का, यानी प्रॉन है, प्रॉन झींगा को कहा जाता है, प्रॉन का, डेंटिलियम का, ओएस्टर का? तो इसका आंसर हो जाएगा ओएस्टर का। मोती प्राप्त करने के लिए ओएस्टर का संवर्धन किया जाता है। ओएस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है, इससे मोती प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है? मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? परितारिका द्वारा या कॉर्निया द्वारा या रेटिना द्वारा या लेंस द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा परितारिका द्वारा। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका यानी आइरिस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइरिस द्वारा होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं उस पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। किससे प्रवेश करता है? प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहा जाता है। अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। कैसी होती है? लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। यह स्रोत जो है NCERT कक्षा 10 अध्याय 11 पेज नंबर 207 से 208 पर दिया गया है। कॉर्निया और आँख के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। कॉर्निया और आँख के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे क्या कहा जाता है? नेत्रोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेत्रोध कहा जाता है। आँख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है
जिसे कच्चाभ कहा जाता है। ठीक है, कच्चाभ द्रव कहा जाता है। रेटिना में शंकु के आकार की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इन्हीं से हम रंग का आभास करते हैं। ठीक है, किससे? रेटिना में शंकु के आकार की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इन्हीं से हम रंग का आभास करते हैं। और एक छड़ होता है, छड़ कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है। हम अपनी आँखों के रेटिना में छड़ कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण एक अंधेरे कमरे में या रात के अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं। किसकी सहायता से? रेटिना में छड़ कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण अंधेरे में या रात के अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? माध्य, माध्यिका, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणोत्तर माध्य। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर माध्य मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के बीच 5 सांख्यिकीय माप है: समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य। उपर्युक्त 5 में से 3 सर्वाधिक प्रचलित औसतें हैं, जबकि अन्य 2 ज्यामितीय माध्य तथा हरात्मक माध्य औसतें विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित है, किंतु आंकड़ों के समुचित अर्थ विवेचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित है। इसलिए सही उत्तर है गुणोत्तर माप। अगला प्रश्न है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित विरल है, या माध्यम का द्रव्यमान घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर है, या माध्यम का प्रकाशिक घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब यह सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला प्रश्न है, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। पंजाब हिमालय, या कुमाई हिमालय, या नेपाल हिमालय, या असम हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुरार्ड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का 4 प्रादेशिक विभाजन में बांटा गया है। इधर एक तरफ प्रादेशिक है और इसकी लंबाई और इधर इसका विस्तार दिया गया है। पहला है पंजाब हिमालय, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और इसका विस्तार सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। दूसरा कुमाई हिमालय, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है और इसका विस्तार सतलज एवं काली नदियों के मध्य है। तीसरा है नेपाल हिमालय, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर
एवं इसका विस्तार काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है। चौथा असम हिमालय है, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है और इसका विस्तार तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है वैश्वीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण या उदारीकरण। तो इसका आंसर है डी, उदारीकरण। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है। अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना, यह मुख्यतया उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। एक होता है निजीकरण। निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। एक वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया है। और अगला प्रश्न है, ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? दयानंद सरस्वती या केशव चंद्र सेन या राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो इसका आंसर है राम मोहन राय। 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुहफत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये उस समय पूछा गया है जब यह एग्जाम हुआ था। ऑप्शन है शिवाजी पांडे या के विनोद चंद्रन या राजेंद्र मेनन या अमरेश्वर प्रताप। तो इसका आंसर है के विनोद चंद्रन। पटना उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया है। 29 मार्च 2023 को उन्होंने शपथ लिया। हाल ही में बीपर जो खबरों में था वह क्या है? लेखक, खिलाड़ी, महामारी या चक्रवात? तो बीपर जो है यह एक चक्रवात है। खबरों में रहा बीपर जो एक चक्रवात था। यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तिरोड़ा, चंद्रपुर, कहलगांव, ट्राम्बे? तो इसका आंसर हो जाएगा कहलगांव। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह भागलपुर बिहार में स्थित है। कहलगांव कहाँ स्थित है? भागलपुर बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है? आधा होता है या 1/3 भाग या 1/4 भाग या 1/6 भाग? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 भाग। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 यानी 6वां भाग होता है। वस्तु का चंद्रमा पर भार बटा वस्तु का पृथ्वी पर भार बराबर 1/6 होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा पर वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगती है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुनी है। खगोलीय पिंड एक तरफ है, एक तरफ द्रव्यमान है केजी में और त्रिज्या मीटर में। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुना 10 के पावर 24 है और त्रिज्या 6.37 गुना 10 के पावर 6 है। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.36 गुना 10 के पावर 22 है और इसकी त्रिज्या 1.74 गुना 10 के पावर 6 है। स्रोत है एनसीईआरटी कक्षा 9 अध्याय 10 पेज नंबर 152 से 153 में। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 104 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस या 337 डिग्री सेल्सियस।
तो इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समिष्ट गुण है। द्रव के सभी कणों का इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए तापमान 373 के यानी 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 बराबर 373 के होता है। अगला प्रश्न है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता बढ़ाती है, तरलता घटाती है, या तरलता को प्रभावित नहीं करती है, या दीर्घकालीन ब्याज दर तथा अस्थायी पूंजी विनियोग को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तरलता घटाती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घटती है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, बाजार में तरलता में कमी होगी, परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी, उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगी, मुद्रास्फीति नियंत्रण, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना, असंभव कार्य करना, उत्साहित होना, या सिर्फ कल्पना करना। तो इसका आंसर हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अन्य विकल्प असंगत है। ऐसे वाक्यांश जो अपने समान अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे मुहावरा कहा जाता है। मुहावरा जैसे हथेली पर सरसों उगना अर्थ होगा असंभव कार्य करना, छाती दूनी होना, उत्साहित होना, अक्ल के घोड़े दौड़ना, सिर्फ कल्पना करना। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? माही, चंबल, तापी, नर्मदा। आंसर हो जाएगा नर्मदा। धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। जल प्रपात, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जल प्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश भाग जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैल कठोर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अविभाव समास, या द्वंद्व समास। तो इसमें तत्पुरुष समास है। गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। समास जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। समास के भेद अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, ये 6 प्रकार के समास होते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है। जैसे गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने पर प्राप्त होता है गुरु के लिए दक्षिणा, विग्रह में कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ है, अतः यह तत्पुरुष समास है। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय सिनेमा का विकास सुनिश्चित करना, सार्वजनिक स्थलों पर शूटिंग रोकना, पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, या ज्ञान पोर्टल का विकास सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? सिलिकॉन ग्रेफाइट, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया? अंग्रेज बैरिस्टर, कठियावाड़ी किसान, कठियावाड़ी बनिया, हिंदू संत। तो इसका आंसर है कठियावाड़ी किसान। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वह आजीवन पहनते रहे। स्रोत है एनसीईआरटी कक्षा 9 पेज नंबर 174। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाती थी मेनर, फिफ एस्टेट, एबी। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो फिफ कहलाती थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? असाबित जल, वायु, दूध मिश्रित पेय, आयोडीकृत नमक। तो इसका आंसर हो जाएगा असाबित जल। असाबित जल मिश्रण नहीं है, शेष सभी मिश्रण है। असाबित जल एक यौगिक होता है। यौगिक वह पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। मिश्रण उस पदार्थ को कहा जाता है जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। स्रोत है एनसीईआरटी केमिस्ट्री कक्षा 9 अध्याय 2 पेज नंबर 15-16। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है राष्ट्रीय आय, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? विलियम कैसर की नीति, परस्पर विरोधी गुट, शस्त्रीकरण की होड़, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। इस घटना को सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसी घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अगला प्रश्न है, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, या भूतपूर्व अध्यक्ष को, या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य को, या राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। तो इसका आंसर है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? भारत, बांग्लादेश, तुर्की, फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन 1999 ईस्वी में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलकर कुल 21 सदस्य हैं।
G20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ 2023 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? गुड़हल तथा सरसों, सरसों तथा तरबूज, गुड़हल तथा तरबूज, सरसों तथा पपीता। तो इसका आंसर है गुड़हल तथा सरसों। गुड़हल तथा सरसों पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल एवं सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एकलिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। पुष्प पौधों में प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल में बीज उत्पन्न करता है। पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबंधित होता है। इस डंठल को वृंत या पेडिसेल कहते हैं। वृंत के सिर पर स्थित चपटे भाग को पुष्पासन या थैलामस कहते हैं। एक प्रारूपित पुष्प में पुष्प पत्रों के 4 भाग होते हैं, जिन्हें पुष्प के चक्र भी कहते हैं, जो पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। बाह्य दलपुंज, पुमंग, नर जनन अंग होता है पुमंग, जयांग, मादा जनन अंग होता है। बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग तथा पुमंग एवं जयांग को आवश्यक अंग कहते हैं। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया? कुश्ती, हॉकी, टेनिस, मुक्केबाजी। तो इसका आंसर है टेनिस। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगला प्रश्न है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। तो इसका आंसर है पुर्तगाल। भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेनवासी थे, जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज की बीड़ा उठाया, यात्राओं को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इसी समय बार्थोलोमियो डिजाज, पुर्तगाली व्यापारी, द्वारा 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस स्पेन द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज तथा वास्को डी गामा पुर्तगाली द्वारा 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई। इसका स्रोत BST BPC कक्षा 9 भौगोलिक खोजें पेज नंबर 1, 2, 3, 4 से लिया गया है। प्रश्न है, विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 10 से अधिक नहीं होगा। 1/4, 1/3, 2/3 या 1/6 भाग। तो इसका आंसर है 1/3। विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। अगला प्रश्न है, डेमोस शब्द का तात्पर्य है जानता, शासन, कानून, इच्छा। तो इसका आंसर है जानता। डेमोस शब्द का तात्पर्य जानता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी 2 यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ क्रमशः है जानता और शासन।
अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका आंसर है 7 वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY किसान के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना अप्रैल 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया है। अगला प्रश्न है, बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 25 से संबंधित है? समानता से, धर्म की स्वतंत्रता से, शिक्षा से। तो इसका आंसर है धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, नामीब मरुस्थल स्थित है? अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में या उत्तरी अमेरिका में या यूरोप में? तो इसका आंसर है अफ्रीका में। नामीब मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी, तिलक या सरोजिनी नायडू या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए? दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/5 या दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/8 या दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 या दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/12। तो इसका आंसर है 1/10, ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति 1/10 होने चाहिए। यदि 1/10 सदस्य नहीं है तो बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। यह न्यूनतम संख्या है। 1/10 सदस्य होना अनिवार्य होता है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या योजना आयोग या नीति आयोग? तो इसका आंसर है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया जाता है। अगला प्रश्न है, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं नवीकरणीय या अनवीकरणीय या संरक्षित या आरक्षित। तो इसका आंसर है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि। ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। एक नवीकरणीय होता है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि को शामिल किया जाता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में आते हैं। और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में कोयला, तेल, परमाणु
परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म, चट्टान, अवसाद या ये सभी? तो इसका आंसर है जीवाश्म। जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तो उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए। जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं, इस बात के आकलन करने के दो घटक हैं, सापेक्ष तथा फॉसिल डेटिंग। जीवाश्म के परत दर परत वर्षों तक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किस विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस? तो इसका आंसर है एससी यानी अनुसूचित जाति। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति यानी एससी के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961-66 से चल रही है। इसे 1989-90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे 2008 एवं 18 में संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? बीएसएनएल, टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स? तो इसका आंसर है बीएसएनएल। बीएसएनएल भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ, रैनबैक्सी दवाइयाँ एवं एशियन पेंट्स यानी पेंट, ये सभी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम है। बहुराष्ट्रीय निगम अब क्या होता है? बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां हैं जो अपने देश के साथ अन्य देशों में भी कार्य करती है और अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करती है। ये सभी बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं। बीएसएनएल भारत सरकार का कंपनी है जो सिर्फ भारत में संचालित होती है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है पृथ्वी 1 या पाइथन 5 या अग्नि 1 या शौर्य? तो इसका आंसर है पाइथन 5। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। अगला प्रश्न है कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? प्रतिभा पाटिल या प्रणब मुखर्जी या एपीजे अब्दुल कलाम या रामनाथ कोविंद? तो इसका सही आंसर है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल बने थे और उसके बाद राष्ट्रपति भी बने। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। अगस्त 2015 से जून 2017 तक रहे थे। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद पर 2017 से 2022 ईस्वी तक रहे। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर स्थित है।
अगला प्रश्न है, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है समजात अंग, समवृत्ति अंग, अवशेषी अंग या जटिल अंग। तो इसका सही आंसर है समवृत्ति अंग। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समवृत्ति अंग है। समवृत्ति या समरूप अंग पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के माध्यम की त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बना है, जो पैर से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अभिकल्प उनकी संरचना एवं संघटकों में बहु अंतर है। वे एक जैसी दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। समजात अंग भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू का कंद और घास भूस्तारीय, ये सभी समजात अंग होते हैं। एक होते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी अंगों को मानव, पौधों और जानवरों के शरीर के अंगों या हिस्सों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता है और उन्हें उनके संबंधित पूर्वजों का अवशिष्ट अंग माना जाता है, जैसे अपेंडिक्स, अक्ल दाढ़, बाहरी कान, टॉन्सिल, साइनस आदि, ये सभी अवशेषी अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? A.O. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी या दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी। A.O. ह्यूम क्या थे? यह एक ICS अधिकारी था, अवकाश प्राप्त यानी रिटायर्ड ICS अधिकारी थे A.O. ह्यूम। इन्हीं के द्वारा दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना किया गया। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव A.O. ह्यूम थे। ठीक है, अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव A.O. ह्यूम थे, जो ICS अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, E20 क्या है? पर्यावरण बचाने के लिए 20 लक्ष्य या आर्थिक सुधार या आर्थिक समूह या एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। तो इसका सही आंसर है एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में बेंगलुरु है, भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन या मैग्नीज या फास्फोरस या जिंक। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन अधिक अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है।
ये पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन आवर्त सारणी के वर्ग 15 में पाया जाता है। इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np3 यानी S ब्लॉक पर 2 और P ब्लॉक पर 3। यह अर्थ क्रस्ट में अल्प मात्रा में मुख्यतः सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्टपीटर NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन के परमाणविक तथा भौतिक गुण। नाइट्रोजन वर्ग 15 के तत्व हैं एवं इस वर्ग में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में किंतु अन्य तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इन तत्वों के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है एवं इसकी संयोजकता 3 और 5 है। इसकी संयोजकता कितना है? 3 एवं 5 है। यह जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। नाइट्रोजन जल से अभिक्रिया नहीं करता है। यह रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। यह हवा से थोड़ा हल्का और जल में कम घुलनशील है। नाइट्रोजन काफ़ी कठिनाई से द्रवीभूत होती है। इसको द्रव में कन्वर्ट करने पर बहुत कठिनाई होता है। साधारण ताप पर नाइट्रोजन निष्क्रिय होती है। नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों को मुख्यतया न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थों के संश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रस व नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग करती है। वातावरण में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है। डायरेक्ट कोई भी पादप इसे गैस के रूप में नहीं लेता है। इसे नाइट्रेट्स व नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग करता है। मैग्नीज पौधों में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होती है। किसका? मैग्नीज का। पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण में होती है। यह नाइट्राइट व नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां भूरी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? भूरी। और फास्फोरस के बारे में देखिए। फास्फोरस यह तत्व न्यूक्लिक अम्ल एवं फॉस्फोलिपिड पदार्थों में पाया जाता है। कोशिकाओं के निर्माण, बीजों के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक को देखिए। जिंक इस तत्व की कमी से पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है। यदि जिंक की कमी होगा तो पौधों की लंबाई वृद्धि रुक जाती है एवं पौधे बौने हो जाते हैं। यह इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी होता है। सल्फर यह तत्व पौधों के प्रोटीन तथा जीव द्रव्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी होने से पेड़ों एवं पौधों की पत्तियां पीली हो जाती है। कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। यह दलहनी फसलों की जड़ों एवं गांठों के निर्माण में मदद करता है। पोटेशियम पौधे की वृद्धि में पोटेशियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी से पत्तियों पर अंगमारी हो जाता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट होती है। कैल्शियम यह डीएनए तथा आरएनए को प्रोटीन से संयुक्त करता है। क्रोमोसोम के निर्माण में वसा संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट एवं एमिनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है। लोहा यह तत्व पौधों के श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्रेब्स चक्र में सहायक होता है। पौधों में लोहे की कमी से क्लोरोसिस रोग होता है। बोरॉन यह मुख्यतः शर्करा के ट्रांसलोकेशन में सहायक होता है। इसकी कमी से पौधे के शूट टिप नष्ट हो जाते हैं। मोलिब्डेनम यह नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है। इसकी कमी से फूल गोभी एवं पत्ता गोभी में व्हीपटेल
वी पटेल रोग होता है, वी पटेल रोग होता है। कौन रोग होता है? वी पटेल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को या 12 अक्टूबर को या 19 नवंबर को या 4 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर है 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका, शॉन कॉनेरी या रॉजर मूर या टिम्थी डेल्टन या पियर्स ब्रोजनन। तो इसका सही आंसर है शॉन कॉनेरी। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता शॉन कॉनेरी थे। शॉन कॉनेरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? 123, 124, 153, 213। तो इसका सही आंसर है 124। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां आदि का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स जीता था। आईपीएल 2023 की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस को डीएल विधि से 5 विकेट से हराया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? जनगणना करना, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना या पशु जनगणना करना या अंतरराज्यीय व्यापार के आंकड़े एकत्रित करना। तो इसका सही आंसर है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। ऑप्शन बी सही है। एनएसएसओ एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। इसकी स्थापना 1950 में देश के आंकड़ों संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से की गई। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है विधि सचिव, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल या कानून एवं न्याय मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल यानी हिंदी में महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। NVS 01 डैश है, NVS 01 एक डैश है, नाक में डालने की कोविड वैक्सीन या राइफल या मिसाइल या उपग्रह। तो इसका सही आंसर है उपग्रह। NVS 01 एक उपग्रह है। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के
पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। NVS-01 उपग्रह को GSLV F-12 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? किरण देसाई या यशवंत व्यास या गीत चतुर्वेदी या दिव्या प्रकाश दुबे? तो इसका सही आंसर है यशवंत व्यास। बोस्कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई है। यह किताब गुलजार की फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाती है। प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह, हरदयाल सिंह, सचिन सान्याल या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर है भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 में पंजाब में किया था। इनके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य छबील दास और यशपाल थे। अगला प्रश्न है, भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? नीति आयोग या फिक्की या भारतीय रिजर्व बैंक या ट्राई? तो इसका सही आंसर है नीति आयोग। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन नीति आयोग करता है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर एवं 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और 76.36 अंक के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, तापमान की SI इकाई क्या है? केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या लेइडेन? तो तापमान का SI मात्रक होता है केल्विन। तापमान की SI मात्रक केल्विन है। तापमापन के लिए दो बिंदु निश्चित किया गया है, क्वथनांक बिंदु, हिमांक बिंदु। तापमान मापने के विभिन्न पैमाने, एक सेल्सियस पैमाना होता है। इस पैमाना पर जल का क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। केल्विन पैमाना देखिए, केल्विन पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 373.15 के तथा हिमांक बिंदु 273.15 के लिया जाता है। एक होता है फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 फ़ारेनहाइट तथा हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट पर लिया जाता है। एक रोमर पैमाना होता है, इस पर क्वथनांक बिंदु 80 रोमन तथा हिमांक बिंदु 0 डिग्री रोमर लिया जाता है। पैमानों का संबंध है, सेल्सियस में 0/100 बराबर फ़ारेनहाइट में 32/180 बराबर रोमर में 0/80 बराबर केल्विन 273/100 यह संबंध है चारों पैमानों का। अगला प्रश्न है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मिजोरम में, मणिपुर में या त्रिपुरा में या नागालैंड में? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फमूदी कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? फमूदी कहते हैं। प्रश्न है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम या फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या एम्पियर के नियम द्वारा या दक्षिण हस्त अंगूठा नियम द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा प्रतिपादित की जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम क्या कहता है? यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा माने मिडिल फिंगर
परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए हों कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हो और अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगी। विद्युत जनित्र इसी नियम पर आधारित है। देखिए यहाँ दिखाया गया है, अंगूठा चालक की गति को संकेत करता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा यानी मिडिल फिंगर जो है चालक में प्रेरित विद्युत धारा को। यह ऊपर गति है, इधर क्षेत्र है, नीचे प्रेरित विद्युत धारा है। ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यही है। अब है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम यानी बायां हाथ का नियम। यदि बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा यानी मिडिल फिंगर तथा अंगूठा को परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए हों कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मिडिल फिंगर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फिगर में। इस तरह से वाम फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम बताता है, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी और मिडिल फिंगर जो है विद्युत धारा को, तो और ये जो है बल को दिखाता है। यानी ऊपर चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी, इधर बल है यानी अंगूठा बल को दिखाएगा और विद्युत धारा को ये वाला फिंगर मिडिल फिंगर दिखाएगा विद्युत धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा वैसी धारा जिसका परिणाम एवं दिशा समय के साथ बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा का पूरे चक्र में औसत मान 0 होता है। एक होता है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करेंट। वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है दिष्ट धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर निम्न है। दोनों में अंतर देखिए, एक तरफ दिष्ट धारा है, एक तरफ प्रत्यावर्ती धारा है। दिष्ट धारा, इस धारा का परिणाम एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है और प्रत्यावर्ती धारा का परिणाम एवं दिशा समय के साथ बदलता रहता है। दूसरा अंतर है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है और प्रत्यावर्ती धारा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कम ऊर्जा व्यय होता है। तीसरा अंतर है, ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है और इस धारा में ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। चौथा अंतर है, इससे बैटरी को चार्ज किया जा सकता है, इससे बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा से बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता। स्रोत देखिए कहाँ से लिया गया है, NCERT कक्षा 10 के अध्याय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में पेज नंबर 258, 263 और 264 से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो 2004, 2005 या 2006 या 2007। तो इसका सही आंसर है 2006। भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुई। पूर्व में इसका नाम नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी या ऑप्टोमेट्री या ओडोंटोलॉजी या
ओफ्थेल्मोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओफ्थेल्मोलॉजी। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को ओफ्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। एक होता है ऑन्कोलॉजी। चिकित्सा की एक शाखा है जो कैंसर के अध्ययन, उपचार, निदान और रोकथाम से संबंधित होता है। कौन? ऑन्कोलॉजी। एक होता है ओडोंटोलॉजी। दांत की संरचना, विकास और बीमारियों या असामान्यताओं के अध्ययन से संबंधित होता है ओडोंटोलॉजी। और ओफ्थेल्मोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो आँख की रचना, कार्यप्रणाली, उसकी बीमारियों तथा चिकित्सा से संबंधित है। एक होता है नेफ्रोलॉजी, गुर्दे का अध्ययन होता है। नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन होता है। को होता है ओटोरहिनोलारिंजोलॉजी, कान, नाक और गले के रोग का अध्ययन किया जाता है इसमें। और मार्फोलॉजी में पादपों का आकारीय संरचना। और स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन। सार्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन। टेटोलॉजी में उपर्जित लक्षणों का अध्ययन। एनाटॉमी शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल संरचना। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, या इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, या ये खत्म नहीं हो सकता है, या इनका फैलाव एक समान नहीं है। तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, सही है। इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। ये खत्म नहीं हो सकता, यह एक विशेषता नहीं है। सही आंसर हो जाएगा सी। इनका फैलाव एक समान नहीं है, ये भी सही है। खनिज पदार्थ से खत्म नहीं हो सकता है, विशेषता नहीं पाई जाती है। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, केरल या झारखंड या बिहार? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कोरापुट उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित पंचपतमाली पहाड़ियों पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र में केओंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी, ये सभी उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में या 1717 में या 1747 में या 1751 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 3 मार्च 1707 ईस्वी को प्रातःकाल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद में स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चहार दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। प्रश्न है, सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य या अधिकतम समर्थन मूल्य या नगद समर्थन मूल्य या मध्यम समर्थन मूल्य? तो इसका सही आंसर है न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार फसलों के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। यह किसानों को
उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जल के अणुओं की अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गति कहलाती है विसरण या परासरण या संकुचन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परासरण। जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति परासरण कहलाती है। परासरण की प्रक्रिया में जल यानी विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के संभव नहीं है। परासरण के उदाहरण, परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रूम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधों के कोशिका में जल का संचालन परासरण द्वारा ही होता है। पौधों के पत्तियों से पौधे विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण परासरण के द्वारा ही करता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने में परासरण की मुख्य भूमिका होती है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव संकुचन कहते हैं। एक होता है विसरण, डिफ्यूजन। द्रव, गैस तथा बीले के अणुओं का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। विसरण के उदाहरण, विसरण द्वारा गैसों जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा जलवाष्प बाहर निकलते हैं। इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध विसरण द्वारा ही पूरे कमरे में फैलती है। स्वच्छ जल में भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाता है। अगला प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु श्यानप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है टेढ़ापन, तनिक भी चतुराई, बहुत सीधापन, अहंकार से युक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तनिक भी चतुराई। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु श्यानप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द नेकु श्यानप का अर्थ निम्न होता है। नेकु तनिक, थोड़ा कम या अल्प, श्यानप माने चतुराई। है कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? बूढ़ी गंडक नदी पर, बागमती नदी पर या कोसी नदी पर या सोन नदी पर? तो इसका सही आंसर है सोन नदी। कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है। अब्दुल बारी पुल है जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में तथा परिचालन 1862 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। प्रश्न है, आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? इयोन मोर्गन या विराट कोहली या फाफ डू प्लेसिस या ऋषभ पंत? तो आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान फाफ डू प्लेसिस थे। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान फाफ डू प्लेसिस था। 12 मार्च 2022 को पूर्व आरसीबी कप्तान विराट कोहली ने घोषणा की कि वह फाफ डू प्लेसिस को कमान सौंपेंगे जो आरसीबी के नए कप्तान होंगे। फाफ डू प्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के एक क्रिकेट खिलाड़ी है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2023 16वां संस्करण था। इसके विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार विजेता रहा है तथा उप विजेता गुजरात टाइटंस था। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, या सेव अर्थ सेव बायोडाइवर्सिटी, या कम टुगेदर स्टैंड फॉर बायोडाइवर्सिटी, या बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर ऑफ ऑल लाइफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण था। 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? सारनाथ, या श्रावस्ती, या बोधगया, या राजगिरी। तो इसका सही आंसर है सारनाथ। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुवेला, जो वर्तमान में बोधगया है, यहाँ से सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है।